हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ये एक्ट कब लागू हुआ। 1 सितंबर 1872 को। कब बना? 15 मार्च 1872 को। इसके बाद में ये देखा कि ये एक्ट क्या इफेक्ट रखता है, भूतलक्षी प्रभाव रखता है ये, ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा है कि ये क्या है, प्रक्रिया विधि है। प्रक्रिया विधि जैसे कि सीआरपीसी है, सीपीसी है, ये प्रक्रिया विधि होती है। तो वैसे विधि दो प्रकार की होती है, मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि। मौलिक विधि यानी कि सब्सटेंटिव लॉ और प्रक्रिया विधि यानी कि प्रोसीजर लॉ। प्रोसीजर लॉ में जो एक्ट होता है उसकी करने की जो क्रियाएं होती है, जो लॉ को आगे तक प्रोसीड करने की जो क्रियाएं होती है वो सब बताई गई होती है कि इस स्टेप से लेके इस अगले लास्ट स्टेप तक पहुंचने के लिए किस किस प्रक्रिया से निकलना होगा और क्या क्या प्रक्रिया उसमें आएगी। ओके, ये होता है प्रक्रिया। अब सब्सटेंटिव यानी कि मौलिक विधि, सारभूत विधि, उस विधि में उस एक्ट के बारे में उसमें क्या होता है कि किसी वर्ड की डेफिनेशन होती है। लाइक दैट आप समझ लिए आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, वो मौलिक विधि है यानी कि सब्सटेंटिव लॉ है। वहां पर आपको हत्या की डेफिनेशन मिलेगी, हत्या की डेफिनेशन मिलेगी, उसकी सजा मिलेगी, हत्या की परिभाषा में क्या क्या चीजें इंक्लूड है और क्या क्या नहीं है, कौन कौन से उसके एक्सेप्शन है, चोरी क्या है, डकैती क्या है, लूट क्या है, राजद्रोह क्या है, कॉन्स्पिरेंसी क्या है, अबैटमेंट क्या है, ये सब आपको उन सब की वहां डेफिनेशन मिलेगी और उसकी सजा मिलेगी। अब कोई व्यक्ति अगर मर्डर करता है, हत्या करता है, तो हत्या जहां हुई है वहां से लेके उस व्यक्ति को सजा मिलेगी वहां तक, इसके बीच में जो जो प्रक्रिया होगी वो आपको सीआरपीसी बताएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बताएगा। तो वो जो ये बीच की जो चीजें हैं ये क्या है, प्रक्रिया विधि है। वैसे ही ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी एक्ट एक मौलिक विधि है। वहां आपको ये बता दें कि कौन व्यक्ति ट्रांसफर कर सकता है, कौन सा व्यक्ति ट्रांसफर नहीं कर सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। अब इसकी जो प्रोसीजर है वो आपको सीपीसी बताएगी। तो ये होता है दोनों में फर्क कि मौलिक विधि क्या है और प्रक्रिया विधि क्या है। लॉ के स्टूडेंट को इसका नॉलेज होना जरूरी भी है क्योंकि यही हम अब आगे कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे और यही हमें बार बार काम भी आएगी। चलिए, अब हम उस दिन ये भी पढ़ चुके थे कि फैक्ट्स क्या है। पहले पिछली क्लास में फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स क्या है, जो हमारी पांचों इंद्रियां काम करती है वो फैक्ट्स है, और जो हमारे मानसिक अनुभव द्वारा जो हमें चीजें मिलती है, जो हम उसको नॉलेज में लेते हैं, वो भी हमारे फैक्ट्स ही होते हैं। हो गया। इसके बाद हमने किया था फैक्ट इन इश्यू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स, सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य। तो सुसंगत तथ्य क्या होते हैं और विवादक तथ्य क्या होते हैं, दोनों अलग अलग हैं। सुसंगत तथ्य एक मामले से कनेक्टेड क्या क्या फैक्ट्स थे वो सुसंगत तथ्य है, और विवादक तथ्य वो तथ्य होते हैं जो उस मामले के विवाद के एक्चुअल में कारण होते हैं कि वो मामला बना ही क्यों, वो एक्ट हुआ ही क्यों, या वो क्राइम हुआ ही क्यों, रीजन क्या था उसका होने का, पीछे से क्या घटना ऐसी घटी कि यहां अंतिम परिणाम ये निकला है। हो गया। पिछली क्लास में आप उसको और ढंग से देख लेना। चलिए, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अब हम आते हैं उपधारणा, प्रिज्यूम्पशन। तो ये है सेक्शन 4 में। एलएलबी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं और ये तीनों पूछेंगे। जब पूछेंगे आपको तो तीनों एक साथ पूछेंगे।
अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले क्या है, मे प्रिज्यूम, इसको मैं ऊपर लिख देती हूं। सेक्शन 4 में ये दे रखा है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम मे प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम माने उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा कर सकेगा। दूसरा है शैल प्रिज्यूम, उपधारणा करेगा। तीसरा है कंक्लूसिव प्रूफ, यानी कि निश्चायक सबूत। अब देखो, विधि लॉ है वो दो टाइप की उपधारणा करता है, एक जो खंडनीय होगी और दूसरी जो अखंडनीय होगी, जिसका किसी प्रकार कोई खंडन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए, आप इसका इंग्लिश में थोड़ा ध्यान रखेंगे, मे और शैल, और हिंदी में बहुत थोड़ा सा ही अंतर है। एक जगह कर है, दूसरी जगह वो नहीं है। तो मे प्रिज्यूम में कौन कौन से सेक्शन इंक्लूड होते हैं, सबसे पहले उनको देखते हैं। सेक्शन 86 से 88 वो आपको मे प्रिज्यूम बताएगा। सेक्शन 90, सेक्शन 113, सेक्शन 114 और सेक्शन 118, ये सभी सेक्शन में प्रिज्यूम से रिलेटेड है, उपधारणा कर सकेगा इससे रिलेट करते हैं। फिर आते हैं हम उपधारणा करेगा, यानी कि शैल प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम में 79 से 83 ये सेक्शन आएंगे। सेक्शन 85 भी शैल प्रिज्यूम से है, सेक्शन 89 भी इसी से है, सेक्शन 105 एंड सेक्शन 113 बी। याद रखना, ए यहां है और बी यहां है, 113 और आएगा। अब आता है कंक्लूसिव प्रूफ। इसमें सेक्शन 41, सेक्शन 112 एंड सेक्शन 113। तो सेक्शन 113 कंक्लूसिव प्रूफ, 113A मे प्रिज्यूम एंड 113B शैल प्रिज्यूम। अब मैंने सेक्शन तो बता दिए, अब इसको यह समझना जरूरी है कि ये है क्या, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बस इसी में ही रहता है कि एक्चुअल में ये है क्या। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने जैसे अभी आपको बताया कि विधि दो टाइप की उपधारणा करेगा, एक खंडनीय और दूसरी अखंडनीय। मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम ये दोनों ही उपधारणाएं खंडनीय है, यानी कि इनका खंडन किया जा सकता है, बट कंक्लूसिव प्रूफ अखंडनीय है, इसका खंडन नहीं होगा। चलिए अब हम आते हैं मे प्रिज्यूम पर। ए और बी, यहां पर आते हैं। ए की शादी किससे हुई हुई थी, बी से हो रखी थी, यानी कि ये हस्बैंड है और ये हस्बैंड की फैमिली है, जो भी हस्बैंड की फैमिली, ये हस्बैंड की फैमिली होगी। बी जो कि क्या है, वाइफ है, और ये इसकी वाइफ की फैमिली होगी। अब एक सेक्शन को पकड़ते हैं, और वो सेक्शन इसलिए पकड़ेंगे क्योंकि इसमें ये दोनों जगह आ रहा है, 113A यहां पे भी आएगा और यहां पर भी आ रहा है। तो 113A वो क्या कहता है कि अगर कोई विवाहित महिला अपने विवाह के 7 साल के अंदर आत्महत्या कर लेती है तो न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा कि वो अपने ससुराल यानी अपने पति और पति के नातेदारों द्वारा
इतनी प्रताड़ित की गई थी कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया। ठीक है, सुसाइड कमिट हुआ है और कोर्ट ने ये उपधारणा की है, उपधारणा कर सकेगा, मैं प्रिज्यूम है कि उसके जो पति के नातेदार थे, पति या पति के नातेदारों के द्वारा इतना तंग परेशान किया गया है, इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने ये कदम उठाया है विवाह के 7 साल के अंदर। अब ये मर जाती है, वाइफ मर जाती है, क्योंकि अभी हमने वही मामला देखना है। वाइफ मर गई तो अब इसका मामला कौन लेकर आएगा कोर्ट में? इसके फैमिली वाले। इसके फैमिली वाले मामला लेकर आए, यानी कि इसके फादर, वाइफ के फादर कोर्ट में इसके और इसके घर वालों के खिलाफ मामला लेकर आए कि इन्होंने, इनके कारण मेरी बेटी ने सुसाइड कमिट कर लिया, क्योंकि ये तंग परेशान करते थे। हो गया। अब जब ये कोर्ट में बोलेगा तो ये जो जज साहब हैं वो ये इसकी बात मान लेंगे, इसकी बात मान लेंगे कि बिल्कुल जो इसने कहा है वो ठीक है। हम ये उपधारणा कर सकेंगे कि ये ऐसा ही हुआ होगा तो इसने, आपकी बेटी ने सुसाइड कमिट किया है। अब इन पे आरोप आ गया है, अब ये अपना बचाव तो करेंगे कि बचे हम कैसे। ये क्या करेंगे, कोई प्रूफ लेके आएंगे, कुछ ऐसे एविडेंस लेके आएंगे जिससे वो ये साबित कर सके कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये जो इसने सुसाइड कमिट किया है उसके रिस्पॉन्सिबल ना मैं हूं और ना ही मेरे फैमिली वाले हैं। हस्बैंड अगर ये एविडेंस लाता है, और वो अगर ये एविडेंस लाता है तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पर इन्होंने एविडेंस, इन्होंने तो सीधा आके कहा कि हमारी बेटी ने सुसाइड कमिट कर लिया और इसके रीजन ये हैं। जज साहब ने, न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और मैं प्रिज्यूम कर लिया कि हाँ ये इनके कारण ही ऐसा कर सकती है ऐसा, इसके पति और पति के नाते द्वारा ऐसा कर सकती है। फिर जज साहब इनको कहेंगे भाई बचना है तो साक्ष्य लाओ, नहीं बचना है तो ठीक है, हम तो ये मान रहे ही हैं, पहले से ही मान रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कह दिया, लड़की के फैमिली वालों ने ये बात कह दी। तो यहां कोर्ट ने क्या कहा है, जो विक्टिम, क्या जो अभियुक्त पक्ष है, उनको ये कहा है कि अपनी बचाव में कोई साक्ष्य लाइए तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब वो कोई एविडेंस ऐसा लेके आएगा तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ध्यान से सुनना, कोर्ट ने मांगा और वो लेकर आए और उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो ये मैटर हो गया यही क्लोज। नेक्स्ट पर आते हैं। यहां पर ए एक पर्सन है, उसकी बी क्या है, वाइफ है। तो ये तो है हस्बैंड और ये है वाइफ, और ये उसके हस्बैंड के फैमिली वाले हो गए, और ये वाइफ है उसकी फैमिली वाले हो गए। अब हम उसी को ही कवर करेंगे, सेक्शन 113, यहाँ पे भी 113 बी। तो 113 बी क्या कहता है, 113 बी ये कहता है कि अगर किसी महिला की विपरीत परिस्थितियों में, कोई मतलब असाधारण परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है तो ये माना जाएगा कि उसके ससुराल वालों या उसके पति या पति के नातेदारों द्वारा दहेज मृत्यु की गई है, दहेज मृत्यु की गई है। यहां दहेज मृत्यु की बात आ गई। अब बी मर गई, यहां सुसाइड कमिट हुआ है, यहां वो मर गई। कब, किसी असाधारण परिस्थितियों में। एक कॉमन डेथ नहीं, कॉमन डेथ वो होती है जैसे कोई बीमार होकर मर गया हो, कोई एक्सीडेंट में मर गया हो, परंतु कोई ऐसी असाधारण परिस्थितियों में जैसे कोई जलकर मर जाता है या पॉइजन से मर जाता है, तो ये इतनी एडवर्स सर्कमस्टांसेस होते हैं कि जहां एक कॉमन व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि ऐसे भी कोई मरेगा। इसमें क्या सोचने पर आएगा, इसमें क्या दिमाग में जाएगी
कि जरूर उसके साथ में कुछ किया है इन लोगों ने। बस यही मैं आपको यहाँ बताने वाली हूं। अब बी मर गई, बी मर गई तो उसके फैमिली वाले आए, क्योंकि वो तो मर चुकी है। अब उन्होंने इनको अभियुक्त बना दिया और क्या कहा कि इनके कारण मेरी बेटी मर गई और इन्होंने दहेज के कारण मेरी बेटी को मार दिया, दहेज के कारण मेरी बेटी को मार दिया। अब जज साहब को ये बात कही है इन्होंने, तो जज साहब ने इनकी बात मान ली, शैल प्रिज्यूम कर लिया है, उपधारणा कर ली है। उपधारणा कर सकेंगे नहीं, उपधारणा करेगा, उसने कर ली है। अब बाध्यता थोड़ी बढ़ गई है, जज साहब पे बाध्यता बढ़ गई है। अब जज साहब कुछ नहीं कहेंगे, इनको बचना है तो प्रूफ लाओ, नहीं बचना है कोई टेंशन नहीं, इनकी बात मान ली जाएगी और इनको अभियुक्त बना दिया जाएगा। यहां पे उसने कहा है कि लेकर आ जाओ अगर बचना है तो, यहां है वो कुछ नहीं कहेगा, लेकर आओ साक्ष्य, वो नहीं कहेगा जज कि आप साक्ष्य लेकर आओ अगर बचना है तो। पर अगर ये एविडेंस लाते हैं बचाव के लिए तो उसे एक्सेप्ट जरूर करेगा। अगर ये एविडेंस लाते हैं बचाव के लिए और उस बात का खंडन करने के लिए तो कोर्ट न्यायालय उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये तो दो हो गई खंडनीय उदाहरण। यहां पर खंडन हो गया, यहां कोर्ट कहेगा बचाना है तो ले आओ, बचना है तो, और वो लेके आते हैं तो उसे एक्सेप्ट करेगा। यहां कोर्ट ये नहीं कहेगा कि तुम्हें बचना है तो लाओ, पर अगर वो लेकर आते हैं तो मना नहीं कर सकता, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब हम आते हैं नीचे कंक्लूसिव प्रूफ पर। यहां पर कोर्ट क्या करेगा, अगर एक बार कोई साक्ष्य लाके कोई चीज प्रूफ कर दी गई है तो उसके बाद ना तो वो कोई सबूत, कोई एविडेंस लाने के लिए किसी दूसरी पार्टी को ये कहेगा कि तू लाकर इसका खंडन कर, और ना तो लाने के लिए कहेगा और ना ही अगर वो लेकर आता है तो उसे एक्सेप्ट करेगा। तो ये उपधारणा कौन सी है, अखंडनीय ही, इसका खंडन नहीं होगा और इन दो का क्या हो जाएगा, इन दो का ऊपर तक इनका हो जाएगा, ये है खंडनीय। इसमें अब एग्जांपल देख लेते हैं। 112 भी है, 41 भी है। 41 आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएगा जिनकी खंडन हो ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए मेरा विवाह हो गया है तो मेरा विवाह क्या किसी एक पर्सन के लिए होगा, मतलब अगर मैं विवाहित हूं तो पूरे संसार के लिए मैं विवाहित ही हूं, उसका खंडन नहीं किया जा सकता। अगर ये बात प्रूफ है तो प्रूफ ही है। अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है तो वो किसी एक आदमी के लिए नहीं होता, किसी एक बैंक के लिए नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ही वो दिवालिया घोषित हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का तलाक होता है तो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है कि मैंने इसको दिखाने के लिए तलाक किया है, नहीं, वो पूरी दुनिया के लिए उसके लिए तलाक हो जाता है। सेक्शन 112 क्या कहता है, 112 ये कहता है कि अगर पति और पत्नी की तरह दोनों व्यक्ति जीवन जी रहे हैं, पति पत्नी की तरह दोनों व्यक्ति जीवन जी रहे हैं, या दोनों के बीच में 280 दिनों के दौरान अगर उनके बीच में रिलेशन रहा है, कभी भी रिलेशन रहा है, और अगर बच्चा है तो उसकी धर्मस्थता पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा, वो उसकी धर्मस्थता पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। ये एक कंक्लूसिव प्रूफ ही है। पति पत्नी की तरह रह रहे हैं और 280 दिनों के दौरान अगर बच्चा हुआ है तो वो मान लिया जाएगा कि ये बच्चा उसी व्यक्ति का ही है। अब इसको सिर्फ इस तरीके से है कि जब ये 280 दिनों के दौरान मिले ही नहीं तो बात दूसरी है, अदरवाइज उस बच्चे की धर्मस्थता पर कोई सवाल नहीं उठेगा। ये
निश्चायक सबूत है। चलिए, तो ये मैंने आपको तीनों बता दिए हैं कि उपधारणा कर सकेगा क्या है, उपधारणा करेगा क्या है और निश्चायक सबूत क्या है। आपको इन तीनों का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये दोनों उपधारणाएं हैं जो खंडनीय हैं, जिनका खंडन किया जा सकता है, और निश्चायक सबूत जिसका खंडन नहीं होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको 2-3 बता दिए इसके, इन दोनों के एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूं। अब इसके अलावा इसमें ऐसा और कुछ भी नहीं है। आप इसको अच्छे से समझना, क्योंकि ये तीनों मैंने आपको जैसे बताया साथ ही पूछे जाएंगे, क्वेश्चन में साथ ही पूछे जाएंगे। और स्पेशली इसका और इसका, इन दो का तो जरूर ध्यान रखना, क्योंकि बिल्कुल दो एक ही अक्षर का फर्क है। प्रिज्यूम तो दोनों जगह है, एक जगह मे प्रिज्यूम है, शैल प्रिज्यूम है। इंग्लिश तो फिर भी ध्यान में रह जाएगी, हिंदी वाला तो और गड़बड़ है कि एक तो कर है और दूसरी जगह तो वो भी नहीं है। तो वो गौर करने की थोड़ी सी चीज है। आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख दीजिए। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एविडेंस एक्ट के एक नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।